वेलकम डियर स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से सोशल साइंस की बात करेंगे और हमने पिछले वीडियो में पाठ संख्या 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में नए पाठ की शुरुआत करेंगे और मुझे आशा है कि आप घर पर बैठे हुए व्यवस्थित पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो नए लेसन की शुरुआत करते हैं और किताब की इन पंक्तियों पर मेरी आवाज़ पर विशेष ध्यान दें ताकि आपको ये पूरा पाठ समझ में आ जाए। ठीक है, आपको ऐसे लगना चाहिए और ऐसे मन में ये भाव लाओ कि हम क्लास में बैठे हैं और क्लास में सर किताब पढ़ा रहे हैं, तो हम किताब में ध्यान दे रहे हैं और बात को समझ रहे हैं और सर की बात को अच्छी तरह से सुन रहे हो। ये जो भाव है ये आपके मन में पैदा होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि हम क्लास में और क्लास जैसी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप कभी भी ये वीडियो देखो तब पास में किताब रखें और तक किताब से देखते जाइए और कॉपी भी रखें। कुछ चीज़ लिखने वाली हो तो मैं बताऊँ तब वो लिखनी भी है, बाकी ध्यान से सुनिए और समझिए। तो आज हमारा जो नया पाठ है, पाठ का नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। नगर का मतलब समझते हो ना कि शहर है, नगर। व्यापारी, व्यापार करने वाले, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अब मध्ययुगीन भारत के पहले और उससे बीच में जो भी नगर हैं या प्राचीन इतिहास में जो नगर व्यापारी लोग हैं उनके बारे में। और जो शब्द लिखा है शिल्पी जन। शिल्पी जन का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो मिट्टी से और किसी भी प्रकार से अन्य चीज़ों से शिल्प निर्माण करते हैं। शिल्प निर्माण का मतलब ये होता है कि कोई मूर्ति, कोई बर्तन, कोई और भी चीज़ें बनाना। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको शिल्पी जन कहते हैं। शिल्प तैयार करने वाले, कुछ मूर्ति, बर्तन वगैरह, खिलौने बनाने वाले व्यक्तियों को। तो आज हम फिर किताब की इसी लाइनों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक किताब में ध्यान दें, लिखा है कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री। एक ऐसा कोई यात्रा करने वाला जो एक नगर में आया है और वो नगर मध्ययुगीन समय का नगर है। मतलब जब मध्ययुगीन नगर की बात कर रहे हैं तो उस समय क्या क्या हो सकता है, उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। आज से अगर हम पहले लगभग 1000 साल पहले बात करें जो मध्ययुगीन काल की, उस समय के अगर हम नगर को देखें तो क्या क्या बातें उसमें नज़र आती हैं। उस समय लोगों की क्या विशेषता है, उनके रहन सहन को क्या हम नए तरीक़ों से देख सकते हैं, क्या उसे सीख सकते हैं, उसकी भी बात हम कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। अगर हम मध्ययुगीन नगर की बात करें तो हमें ये नई नई बातें सीखने को मिलेगी कि वो नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था? क्या वह एक मंदिर नगर था? इस बात का मतलब ये होता है कि क्या वो जो नगर बसा हुआ है वो मंदिर की प्रसिद्धि और मंदिर के कारण बसा हुआ है, तो वो हो जाएगा एक मंदिर नगर। या एक प्रशासनिक केंद्र, क्या किसी राजा ने उसको राजधानी बनाया है तब वो नगर इतना है? क्या उस नगर को बसाने के पीछे किसी राजा की राजधानी का उद्देश्य था? तो प्रशासनिक नगर हो गया जहाँ से राजा काम कर रहा है। एक वाणिज्यिक शहर, क्या वो व्यापार की वजह से नगर फैला हुआ है? क्या वो नगर की जो विशेषता है वो व्यापारिक केंद्रों से जुड़ी हुई है? क्या वहाँ जो नगर बसा हुआ है, लोग इकट्ठे हुए हैं, वो नगर व्यापार के लिए है, तो वो वाणिज्यिक शहर हो जाएगा। या फिर एक पतन नगर। पतन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे जो शहर बसे हुए हैं जहाँ से जहाज़ों को लाया जाता है, ले जाया जाता है, सामानों को उतारा जाता है, जहाज़ों
की मरम्मत होती है, वो जो स्थान है वो पत्तन या बंदरगाह होता है, तो क्या वो जो नगर हैं वो इस तटीय नगर के रूप में वहाँ पर जहाज़ों का आना जाना होता है, क्या उस रूप में नगर बसा हुआ है, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर है या किसी और कारण से कोई नगर है। इस प्रकार के नगर हम बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के नगरों की विभिन्नता है। यहाँ बताइए कि किस प्रकार का नगर हो सकता है। कोई ऐसा नगर है जो मंदिर के लिए प्रसिद्ध और मंदिर के कारण नगर बसा हुआ है। ऐसा कोई नगर जो राजा द्वारा प्रशासनिक केंद्र बनाने की वजह से, राजधानी बनाने से वो नगर बसा हुआ है। ऐसा कोई शहर या नगर जो व्यापार के कारण प्रमुख प्रसिद्ध है और उस वजह से वहाँ के लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और नगर उसका विकास हो जाता है। या वहाँ पर इसलिए वो नगर बना हुआ है क्योंकि वहाँ पर पानी नज़दीक है, पानी के तटीय स्थान पर या तट पर बसा हुआ है और वहाँ से जहाज़ों को लाया ले जाया जाता है इसलिए, या और किसी कारण से। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। बहुत सारे नगर ऐसे भी होते हैं जो प्रशासनिक नगर भी है, मतलब किसी राजा की राजधानी के रूप में प्रशासन चलाने का नगर हो। वही नगर जो प्रशासनिक नगर है वो कोई मंदिर नगर भी है, मतलब उसमें मंदिर के कारण भी वो प्रसिद्धि मिली हुई है। और ऐसा नहीं है कि केवल दो वजह हैं कि प्रशासनिक नगर है या मंदिर नगर की बात है, बल्कि ये भी हो सकता है कि वहाँ व्यापार के रूप में वाणिज्यिक उद्योग धंधों या धंधों की वजह से भी वो प्रमुख केंद्र हो, और शिल्प या उत्पादन जहाँ पर कुछ चीज़ बन रही हो, या शिल्प बर्तन मूर्तियाँ इस प्रकार की शिल्प निर्माण से संबंधित कुछ चीज़ें बनती हैं तो भी वो केंद्र हैं। मतलब कोई ऐसी जगह हो सकती है जो राज्य के लिए प्रशासन व्यवस्था हो, मंदिर के लिए भी हो, वाणिज्यिक भी हो, शिल्प और उत्पादन से संबंधित भी केंद्र हो, तो ऐसे भी नगर हो सकते हैं। वो दरअसल अगर माने तो बड़े नगरों के रूप में उनका नाम आता है। तो आपको ये मानचित्र देखना है और बड़े बड़े जो नगर हैं उनकी अपन को बात करनी है, तो हम उनकी बात करते हैं। मानचित्र 1 लिखा है कि मध्य और दक्षिण भारत। ये जो यहाँ से अगर इसके नीचे वाली जो मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण भारत, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मध्य भारत के लमसम। तो मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार, शिल्पकारी, उत्पादन के प्रमुख कुछ केंद्र हैं। ये दक्षिण भारत के और मध्य भारत के कुछ ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर व्यापार चलता था और शिल्पकारी के उत्पादन के कार्य चलते थे। वो शिल्पकारी और व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं, ऐसी बात अपन को यहाँ देखने को मिलती है। चलो एक बार इस मानचित्र में जो नगर है उनकी बात करते हैं। आपको सबसे ऊपर में काबुल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम नीचे से बात करते हैं, ऊपर से, चलो ऊपर से पढ़ते हैं। लिखा है पुष्कर, राजस्थान में, सुना है आपने पुष्कर? वो मध्ययुगीन भारत के अंदर एक व्यापारिक और विशेषकर शिल्पकारी उत्पादन केंद्र था, तो उसका नाम आया है। अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ, सूरत, उसके बाद बरार, बम्बई, बिदर, गोलकोंडा, बीजापुर, हम्पी, कमालपुरम, मसूलीपट्टनम, समामीमलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, उरेयूर, तंजावुर और मदुरई, ये तो प्रमुख केंद्र है। अब आपको नदियाँ देखनी है। ये गंगा नदी यहाँ से ऐसे जाती हुई है और अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये यमुना नदी, गंगा नदी मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कृष्णा नदी है, एक कावेरी नदी है। तो ये कावेरी नदी और एक कृष्णा नदी, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, श्रीलंका दिखाई दे रहा है और हिंद महासागर आपको दिखाई दे रहा है। तो दक्षिण भारत में आपको बहुत सारे केंद्र दिखाई दे रहे हैं जो उस समय व्यापार और शिल्पकारी के प्रमुख उत्पादन केंद्र थे। इनका नाम एक बार ज़रूर याद रखिए कि दक्षिण भारत के कौन कौन से केंद्र हैं। तो तंजावुर है, उरेयूर है, महाबलीपुरम है, मद्रास, तिरुपति, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, मदुरई, स्वामीमलाई, तिरुपति हो गया, कमालपुरम हो गया, हम्पी हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, गोलकोंडा, बिदर, बीजापुर, विरार, ठीक है। ये प्रमुख केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं अपन।
अब लिखा है प्रशासनिक केंद्र। किताब में ध्यान दें, लिखा है प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने अध्याय 2 पढ़ा है ना, कि अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा, हमने चोल वंश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा करते हैं। अबे हम क्या करना है, हमको एक कल्पना करनी है कि हम क्या कर रहे हैं। हम तंजावुर की यात्रा कर रहे हैं, हम तंजावुर शहर को देख रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, जो 1000 वर्ष पहले था। ठीक है, 1000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि अगर हम 1000 वर्ष पहले अगर तंजावुर में जाए तो वहाँ की क्या क्या विशेषता है, उस नगर में क्या क्या दिखाई देगा, उसकी कल्पना करते हैं। अगर उसकी कल्पना करेंगे तो अपन को क्या क्या पता लगेगा। तो अब यह ध्यान दो ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार की कल्पना होगी। लिखा है कि वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। एक सुंदर नगर तंजावुर, उसके पास में एक नदी बहती है। उस नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी। अभी अपने बात की थी ना, चलो मैं आपको वापस बताता हूँ कावेरी नदी और तंजावुर कहाँ है। अगर आपने मानचित्र में ध्यान दिया है तो तंजावुर कहीं दिखाई दे रहा है, कावेरी नदी नज़र आ रही है आपको। मैं बताता हूँ, देखो ये जो नदी है ना, ये मैंने गोला किया, ये आपकी कावेरी नदी है। ये ऐसे बहती है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये कावेरी नदी है जो भी मैंने बनाई। और यहाँ इसके किनारे तंजावुर शहर दिखाई दे रहा ना यहाँ पर, ये जो मैंने गोला किया ना, ये तंजावुर है, तमिलनाडु में है। तो हम यहाँ एक बार कल्पना करते हैं कि आज से अगर 1000 साल पहले इस शहर में जाए, इस नगर में जो इस नदी के किनारे खूबसूरत बसा हुआ है, तो क्या क्या नज़र आएगा, हम उस शहर में क्या क्या देख पाएंगे, उसकी कल्पना करते हैं एक। तो कल्पना के तहत हमको पता लगता है कि ये जो नगर हैं वो इस कावेरी नदी के तट पर या उसके पास में कावेरी नदी बहती है, उसकी हमने बात कर ली। आगे देखो, किताब में ध्यान दे, वापस लाइनों पर ध्यान इधर दो, ये जो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो ध्यान इधर दो। देखा है कि राजा राजा का नाम क्या है? राजराज। तो राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती हैं। अगर हम आज से 1000 साल पहले तंजावुर नगर की हम यात्रा करें, वहाँ पर घूमें, तो हमें उस नगर में राजराजेश्वर जो मंदिर हैं उसकी घंटियाँ सुनाई देगी हमको। लोग नगर के वास्तुकार कुंजरमलन राजराज पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। यहाँ एक वास्तुकार का नाम आया है। वास्तुकार किसे कहते हैं? जो भवन निर्माण, मंदिर निर्माण की कला के बारे में जानता हो, उनका जो ढांचा है वो अगर तैयार करता हो, वो वास्तुकार हैं। तो उस नगर के एक वास्तुकार का नाम आया और लोग कहते हैं कि उस वास्तुकार की प्रशंसा करते हुए नहीं थके हैं। इतने बढ़िया मंदिर बनाते हैं, इस प्रकार के भवन और महलों का निर्माण में उसका सहयोग है, और इतना व्यवस्थित वास्तुकार है कि उसका नाम याद करते करते लोग थकते नहीं, उसकी प्रशंसा करते नहीं। अगर उस वास्तुकार का नाम देखें तो आपको एक नाम यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कुंजरमलन राजराज पेरुथ, लिखा है पेरुथचन की, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम है वास्तुकार का, इसकी प्रशंसा लोग करते हैं अक्सर, क्योंकि वो उस तंजावुर शहर के अंदर जो मंदिर हैं उनका वास्तुकार था। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। अब कैसे पता लगा कि भी इस मंदिर का ये वास्तुकार था? तो जब मंदिर बनाया, तो मंदिर बनाने के बाद में जो मंदिर की दीवार हैं उस पर उस वास्तुकार ने अपना नाम उत्कीर्ण किया। उत्कीर्ण यानी वहाँ पर लिखाया गया। तो उस वजह से अपन को पता लगता है कि भाई इस मंदिर का वास्तुकार ये है।
मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। जब इस मंदिर में देखे अपन, कौन से मंदिर में, राज राजेश्वर मंदिर में, तो इसके भीतर किसकी मूर्ति है या क्या है, तो इस भीतर में आपको ध्यान रखना शिवलिंग, भगवान महादेव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। एक बात ध्यान रखें कि जिसके पीछे ईश्वर शब्द लगाएं वो अधिकतर शिव भगवान महादेव के मंदिर होते हैं। जैसे अगर रामेश्वर हैं तो पीछे ईश्वर आ रहा है, राम प्लस ईश्वर ईश्वर, तो रामेश्वर है तो किसका होगा, भगवान महादेव का। सोमेश्वर, ठीक है, राजेश्वर, ये जो ईश्वर शब्द दिखाई देते हैं तो मतलब महादेव का अधिकतर मंदिर है। तो राजेश्वर भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ शिवलिंग अपन को दिखाई देता है और हमने वास्तुकार का नाम भी जान लिया है। आगे लिखा है कि इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, राजाओं के महल भी हैं जहाँ राजा निवास करते हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। मंडप जानते हो ना, मंडप की बात करूँ तो ऐसा होता है मंडप इस प्रकार का, जैसे मान लो स्तंभ होते हैं बहुत सारे, मंडप के अंदर 8 स्तंभ है तो अष्ट मंडप हो गया, बहुत सारे इस प्रकार के हो सकते हैं। और ऐसे ऐसे कर करके फिर ऐसे इस प्रकार से ऊपर मंडप होते हैं। अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर ऐसे ऐसे गुंबद होता है, ठीक है। अगर हम मंदिर में गए हैं तो जैसे मंदिर में गए तो अपने हवन कुंड देखा होगा, तो उसके ऊपर जो हवन कुंड जिस जगह पर होता है उसके चारों तरफ स्तंभ भी होते हैं। फिर हम यहाँ बैठते हैं तो ये जो ऊपर वाला भाग है जहाँ हवन कुंड है, सभा कुंड है, सभा बैठने का हो, तो वो मंडप होता है। शादी में मंडप कैसे बनाया होता है, चारों तरफ हमने देखा होगा कि मटकों की लंबी सांस ऐसे रखते हैं शादी ब्याह में, तो मंडप तैयार करते हैं जहाँ हवन वगैरह हो। तो यहाँ मंडप भी है अलग अलग, वो कोई ज़रूरी नहीं हवन के लिए होते हैं, कोई दरबार, कोई सभा मंडप, कोई बैठक मंडप, कोई नृत्य मंडप। जब हमने मंदिरों की बात की तभी मंडप की बात की थी। तो जिनमें कई मंडप बने हुए हैं, राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। मंडप में आते हैं और बैठते हैं और आराम से लोग बैठते हैं, दरबार लगता, और यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं कि भाई नीचे जो लगे हुए हैं उन मंडप में बैठ करके दरबार लगा करके राजा लोग क्या करते थे, उनके नीचे जो काम करने वाले हैं उनके लिए कोई आदेश देना हो वो काम करते। अधीनस्थ मतलब होता है उनके नीचे जो भी पद हैं उनके लिए आदेश देने का काम करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं, अलग अलग जगहों पर सेनाओं के शिविर बने हुए हैं नगर की सुरक्षा के लिए, कि कहीं बाहरी लोग या जासूस लोग इस प्रकार के नहीं आ सके, इसलिए अलग अलग जगहों पर सैन्य सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है। अगर हमने जो बात जान रहे हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि 1000 साल इस प्रकार अगर हम तंजावुर की सैर करें तो हम लोगों को क्या क्या नज़र आएगा। तो नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। जब हमने नगर की यात्रा की तो हमको नज़र में खूब सारी हलचल दिखाई देती है, लोग भीड़ भाड़ से भरे हुए हैं। हमको यहाँ पर जो बिक्री, जो बेचा जा रहा है सामान, उसमें अनाज दिखाई देता है, मसाले भी लोग बेच रहे हैं, कपड़े भी और आभूषण भी, उनकी भी बिक्री हो रही है, उनकी भी खरीदारी वगैरह हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। नगर में जो लोग रह रहे हैं उनकी पानी की व्यवस्था के लिए दरअसल पानी कहाँ से आता है, उनके कुओं और तालाबों से आता है। इसके अलावा तंजावुर और उनके निकटवर्ती नगर उरेयूर के शालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा। देखो एक बात आई है, तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर, तंजावुर के पास में एक और नगर है उरेयूर। तंजावुर के पास में एक शहर है, एक नगर है, उसका नाम क्या है, उरेयूर। चलो मैं आपको मानचित्र में बता रहा हूँ किस प्रकार कहाँ पर उरेयूर। तो उरेयूर की बात कर रहे हैं अपन, तो मानचित्र में ध्यान देना है कि उरेयूर नगर का आया हुआ है। ये मानचित्र दिखाई दे रहा है सभी को, वेरी गुड। अब देखो ये जो तंजावुर है उसके पास में ऊपर ही नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ जो मैं गोला कर रहा हूँ ये उरेयूर है।
पेन की वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो नगर है ये उरेयूर है, तो इसके पास में ही है। तो वहाँ जो मंदिर है, मंदिरों के ऊपर झंडे के लिए यहाँ से कपड़ों की झंडियाँ बनाई जा रही हैं मंदिर के उत्सव के लिए। फिर लिखा है कि राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। भी जो राजा लोग हैं या अभिजात वर्ग मतलब जो बड़े वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए तो बढ़िया सूती वस्त्र क्या और आभूषण तैयार किया जा रहा है, और जो सामान्य जनता है उनके लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार किया जा रहा है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन कि क्या जा रहा है, ये हो रहा है, मतलब हम वहाँ पर घूम रहे हैं, 1000 साल पहले हम चले गए हैं, ऐसे हम कल्पना करते हैं कि 1000 साल पहले हम तंजावुर शहर की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, तो हमको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दिमाग में इस प्रकार से आप अपना नगर का मानचित्र बना सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि इमेजिन कि भी ऐसा ऐसा हो रहा है, नगर में घंटियाँ बज रही हैं, इस प्रकार की झंडियाँ बना रहे लोग, इधर उधर हलचल हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। अगर हम स्वामी मलाई में बात करें, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह है स्वामी मलाई। स्वामी मलाई में जो हम जाएंगे तो स्थपति या मूर्तिकार को स्थपति कहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कांस्य धातु का नाम सुना होगा आपने। कांस्य जो धातु हैं वो तांबा के साथ में अगर टीन मिलाएंगे ना तब कांस्य धातु बनेगी। ठीक है, तो कांस्य धातु के वो क्या कर रहे हैं, सुंदर या रूप से मूर्ति हैं या घंटे हैं, घंटियाँ जो मंदिरों में होती है वो बना रहे हैं कांस्य धातु से, और इसके अलावा जो दीपक हैं वो भी बना रहे हैं। तो हमने अभी स्वामी मलाई जगह की बात की, तो हम मानचित्र में इस जगह को भी देख लेते हैं कि स्वामी मलाई जगह कहाँ है। मैंने अभी आपको बताया भी था, तो आप ध्यान दे सकते हो, मानचित्र दिखाई दे रहा होगा। तो ये तंजावुर है, उरेयूर है, और यहाँ से ये जो नगर दिखाई दे रहा है ना स्वामी मलाई, जो कुछ दूर हैं, अगर हमने इसकी यात्रा की है तो हमको यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ लोग क्या करें, कांस्य धातु से मूर्तियाँ बना रहे हैं, कांस्य धातु से दीपक बना रहे हैं, कांस्य धातु से घंटियाँ का निर्माण कर रहे हैं, घंटी वगैरह बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। हमने अंतिम में बात कर ली है कि इस जगह पर इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। अगला जो टॉपिक है मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, वो कल बात करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो के द्वारा हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको अपनी किताब से ज़रूर पढ़ें, और जो लिखने को कहा है वो लिखना भी है। लिखने के लिए आपको जो नोट्स या PDF भेजेंगे वो अपने कॉपी में व्यवस्थित रूप से लिखना है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।